Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSINet channel. So dear all, today we are in the 45-day crash course and we are preparing some questions about that कि CSINet एग्जामिनेशन में हमारा सिलेक्शन हो और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. My referral code is Amit10. You can see here. So you can see and the platform is the Wi-Fi Study CSINet channel. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माय क्लासेस के बारे में कि कौन कौन सी मेरी अदर क्लासेस हैं. द फर्स्ट वन इज द रेगुलर क्लास इन विच आई विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट की पॉइंट एंड क्वेश्चंस and the duration of the class is the 5 to 6 p.m. Every day means Monday to Friday, right? Yeah, Monday to Friday. And the platform is the Wi-Fi Study CSINet. So क्या है ये Wi-Fi Study CSIRNet? Wi-Fi CSIRNet is a channel. कहाँ पर चैनल है? ये एक चैनल है. कहाँ पर? YouTube पर. आप YouTube पे जाएंगे और Wi-Fi Study CSIRNet लिखेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा. इस चैनल पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रीवियस वीडियोस को एक्सेस करना, so that means प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस you can access easily. Now the second one is the 45-day crash course in which just I will discuss about the questions. जैसा कि आज अभी क्लास में है तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक से लेके आते हैं. समटाइम किसी एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को फिक्स करते हैं बट क्वेश्चंस होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस. द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज दैट वन कि हम कहीं स्टैंड करें किसी पोजीशन पे, इतने टाइप के क्वेश्चंस या इतने सारे तरीके के या इतने सारे फॉर्मूलाज हमें मालूम हो. क्या टाइमिंग होता है जी? 11:30 AM. 11:30 AM मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है. और क्या प्लेटफॉर्म है? वाईफाई स्टडी CSINet. सो एट दैट स्टेज देयर इज अ नेचुरल क्वेश्चन इन द माइंड, क्या सर आपके पास सारी वाई क्लासेस वाईफाई स्टडी से पर ही होती हैं? तो आंसर आता है नहीं, ऐसा नहीं है. हमारी क्लासेस अदर भी हैं और अनअकैडमी पे भी हैं. सो कैसे हैं देखिएगा. द फर्स्ट वन इज द स्पेशल क्लास जो कि एवरीडे होती है. देयर इज नो मीनिंग ऑफ द मंडे टू फ्राइडे. और प्लेटफॉर्म क्या होता है जी? इसका प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी और टाइमिंग होता है 9:30 PM. Usually due to some health issue, I am not able to take this class at 9:30 PM. Sometime I fix it in the day. So much better is that कि आप जो है फॉलो वाले बटन पर क्लिक कर लें so that आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कब मैं इस क्लास को ले रहा हूँ. तो इस मंथ मैं प्लानिंग करने जा रहा हूँ कि मैं इस क्लासेस को जो है डिस्कस करूँ. क्या क्वेश्चंस को, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं उनमें क्या क्या की पॉइंट है उनको रिवीजन देने का इस बार प्लान है. तो आप सभी लोग मुझे स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ द अनदर वन इज अ प्लस क्लास. क्या प्लेटफॉर्म है जी? प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी और ये 7 PM पर होती है जिसमें कि हम लीनियर अलजेब्रा शुरू करने के लिए जा रहे हैं. हमारा मॉडर्न अलजेब्रा का पूरा कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है. जो कुछ पर्टिकुलरली एक दो पॉइंट हमारे ऐसे बचे हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं कि वो भी हमें कर लेने चाहिए. भले ही ठीक है लॉन्ग टाइम से क्वेश्चन ना पूछा हो एग्जामिनर ने बट कभी भी पूछ सकता है तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे जी. सो स्पेशल क्लास तो हम सभी एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज जस्ट एन फ्री क्लास. और क्या करना होता है फ्री क्लास को एक्सेस करने के लिए? क्योंकि प्लेटफॉर्म इज चेंज नाउ. सो इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा. अनअकैडमी लर्निंग ऐप. सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अगर इंस्टॉल कर लिया आपने, सो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ही इंस्टॉल किया उसके बाद अपना अकाउंट बना लीजिएगा और स्पेशल क्लासेस में जाकर के आप मुझे मेरी सारी फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन सर्च मी बाय माय नेम. द अनदर वन इज द प्लस क्लासेस. प्लस क्लासेस के लिए आपको आवश्यकता होती है सब्सक्रिप्शन की. और व्हाट इज द प्रोसेस फॉर सब्सक्रिप्शन? जस्ट कम टू दिस पेज. क्या करना होगा आपको सब्सक्रिप्शन के लिए? सबसे पहले तो वही अकाउंट बना लीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. ठीक है ना जी. तो जैसे ही आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में, जस्ट क्रिएट देन अकाउंट एंड देन गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी. After that, click on the button CSIR UGC Net and then go to the Get Subscription button. Click on the subscription button. You will reach to this page in which it is mentioned that what you have to pay for the 1 month subscription, 3 month subscription, 6 month, 12 month, 24 month subscription. Even though if you will use the referral code AMITAS10 that is mentioned here, you will get the 10% off at each of the subscription you can see. ठीक है ना. सो मच बेटर इज दैट कि भाई आप जो भी सब्सक्रिप्शन लें उस पर इस कोड को यूज कर ले. मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके भी लिख देता हूँ उसको. व्हाट इज दैट? अमित S10. सो अमित S10 को आपको यूज करना है जी.
जैसे ही आप यूज करोगे, जब भी आपका मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए बन जाए तो आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। ठीक है ना जी। सो 12 मंथ की बात करें, सब्सक्रिप्शन की 24 मंथ की बात करें, सो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें या 6 मंथ की बात करूं, तो मैं कहूँ कि कौन से वाला अच्छा है। देखिए जी, दिस इज द बेस्ट वन फॉर द एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो कि आपके एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। सो लिख देते हैं जी फर्स्ट ईयर। और ये जो 12 मंथ का होता है, सेकेंड ईयर के हैं, मतलब फाइनल ईयर में है, या फिर कहा जाए कि कंप्लीट करे हैं अभी रिसेंटली ही, उन लोगों के लिए जो कुछ समय से तैयारी में है, उन लोगों के लिए 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन काफी होता है। ठीक है ना। और 6 मंथ और 12 मंथ में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बिगेस्ट डिफरेंस नहीं आता है यहाँ पर भी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी देखोगे, सो जस्ट 1000 या का डिफरेंस है, तो नॉट द बिग इशू। सो हाउएवर अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे तो जो 2000 रुपए का डिफरेंस दिखाई देगा, तो नॉट द बिग इश्यू, बिकॉज 12 मंथ का डिफरेंस 6 मंथ का डिफरेंस आता है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ 2000 का आता है। सो मच बेटर। हाउ आर द चॉइसेस यू योर वर्स की व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट आई कैन सजेस्ट टू यू। नाउ देन क्लिक ऑन द बटन proceed to pay. You will get some option in which it is mentioned that what mode you want to select, by the net banking or the by the credit card or by the EMI. Whatever is the option you want to opt, you can and just proceed and follow the some instruction. You will get your subscription. So चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि हम काफ़ी बात कर चुके हैं अपने सब्सक्रिप्शन के बारे में, बात कर चुके हैं अन अकेडमी के बारे में और मेरी क्लासेस के बारे में। जस्ट ना लास्ट फॉर्मल स्लाइड देख लेते हैं, इस पे हमने लिस्ट लिखा हुआ है साइंस आपके पास स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न फॉर द CSIR मैथमेटिकल साइंसेस। अनदर वन इज द how to manage CSIR note, and the last one is the incredible book list for the CSIR and mathematical sciences। और देखिए भाई, इसके साथ साथ इनके लिंक भी रेस्पेक्टिवली दिए गए हैं। ये सारे ही लिंक कहाँ से आए हैं, ये सब लिंक वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल के हैं, नेट प्लेटफॉर्म के हैं, और जो कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे इजिली यूट्यूब पर। सो आप लिंक के थ्रू जाएं, चाहे चैनल के थ्रू के प्लेलिस्ट में जाएं, तो आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। ओके, दिट्स अ गुड क्वेश्चन। द क्वेश्चन में बताया, पूछा गया है आपसे, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या दिया गया है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप सभी जानते हैं, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस कैसा है, जिसके अंदर हमारे पास सिमेट्रिक्स मैट्रिसेस आ रही हैं, ऐसी मैट्रिक्स हैं सच दैट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ओके, ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n की मैट्रिसेस है जी। ठीक है ना। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n विद रियल एंट्रीज A11 इज इक्वल टू 0। दो कंडीशंस भी दी गई हैं, किस तरह की कंडीशंस हैं, A11 is equal to 0 and trees, that means A11 plus A12 plus 22 plus A33 plus ANN is equal to 0। ये भी हमें दिया गया है कि ट्रीज भी 0 है। देन हमें डायमेंशन निकालनी है। खैर, इस क्वेश्चन को मेजरली डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा फोकस इस क्वेश्चन में ये नहीं कि मैं इसका आपको आंसर बताऊं, मेरा पर्पस है इसके अंदर मैं आपको बताना कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर आपको ट्विस्ट कर सकता है और क्या क्या चेंजेस लेके आ सकता है। तो सबसे पहले इसी के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज दिस थिंग, हम इसकी डायमेंशन जानते हैं। जब भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस विल बी सिंपली, हम कहेंगे n प्लस 1/2। हमें दो कंडीशन दी गई है, एक तो आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, और एक यहाँ से ये तो 0 हो गया, एंड देन इसमें से हम एक को A22 को इक्वल टू रख सकते हैं सिंपली, क्या, A33 प्लस A44 एंड सिंपली मैं कहूंगा ANN के, राइट। ये टर्म यानी कि दूसरा इसके टर्म में लिखा जा सकता है। तो दो ये हो गए, सो जस्ट यू हैव टू -2, यू विल गेट योर आंसर। n स्क्वायर प्लस n माइनस 4/2 is the correct answer which is here the first A। but my purpose is not that one कि मैं आपको इस बारे में डिस्कस करूं या सिर्फ इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूं। मेरा पर्पस है कि अदर ट्विस्ट क्या हो सकते हैं, एग्जामिनर क्या क्या ट्विस्ट कर सकता है। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि एवरीथिंग इज वर्किंग फुल्ली और नॉट। Is the software is working here? Yes, I think it's working properly. There's no problem now. So now then, चलिए ट्विस्ट की बात करते हैं। क्या क्या एग्जामिनर आपके साथ चेंज कर सकता है, उनको सबको हम देखते हैं। ओके, ये हटने वाले नहीं हैं अब, हटने वाले नहीं हैं।
Okay, now then that's fine now. कैसे नहीं हटेंगे, हम हटाएंगे तो, है ना। चलिए हम देखते हैं क्या हमें चेंज करना है। सबसे पहली बात, अगर एग्जामिनर यहाँ पर चेंज कर दे, दैट मीन्स सिमेट्रिक की जगह आपको लिख दे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन। आप नोटिस कीजिए कैसे मैट्रिक्स होती है। हमने एक मैट्रिक्स बना लेते हैं अनक्रॉस एन की, और उसी में हम लेके आएंगे चेंजेस A11 A12 डॉट 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 A1n A21, ओके, A31 डॉट डॉट AN1। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा A22 A2n, और हम लास्ट में भी चलते हैं, दैट इज ANN, दैट इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। और हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, इसमें हमें क्या कंडीशन दी गई थी, हमें क्या गया था इस मैट्रिक्स में जो हमारे पास सिमेट्रिक का केस था, when the A is equal to A ट्रांसपोज था, हमें कंडीशन क्या दी गई थी, A11 is equal to 0, एंड साथ साथ में क्या दिया हुआ था, A11 प्लस A22 प्लस डॉट 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 प्लस ANN is equal to 0। साथ में हमें ये कंडीशन दी गई थी, ठीक है ना जी। तो चलिए, इसके जीरो होने की वजह से हमें यहाँ से एक वेरिएबल फ्री मिल गया था, तो हमने उसको भी सब्ट्रैक्ट, यानी कि दो कंडीशंस को हमने हटा करके से बात कर ली थी। लेकिन अगर हमें ये दे दी गई है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज हमें दे दिया जाए, देन व्हाट वी हैव टू डू। ऐसी मैट्रिक्स में तो आप ऑलरेडी जानते हैं ये एंट्रीज कैसी होती हैं, दीज ऑल एंट्रीज किस टाइप की होती हैं जी, एंट्रीज, ये सारी एंट्रीज कैसी हैं हमारी, जीरो होती हैं, यानी कि ये ऑलरेडी A11 प्लस A22 प्लस डॉट 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 AN इज इक्वल टू 0 होता है। टोटल एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, जिसमें n क्रॉस n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर, राइट। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं इसके, इस पे दिस इज द n एलिमेंट, राइट ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ और यहाँ दोनों मिलाकर के कितने एलिमेंट है भाई, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर में से n हटा दो तो कितने बचे जी, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट। और अगर मैं सिर्फ कहूं कि इस ऊपरी हिस्से में कितने एलिमेंट हैं, देन व्हाट यू विल, हाउ यू विल फाइंड आउट दीज एलिमेंट्स आर, हाउ मच दीज एलिमेंट्स, then you will say these are nothing, that is n square minus n by 2 element. It is clear to all of you, hope it is। total element n square, right, okay। ये diagonal के एलिमेंट n, हम दोनों के अगर मिलाते हैं तो एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n, बट हाफ की बात करते हैं n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये तो दोनों के दोनों जो ऊपर का और नीचे का जो ये तो हमेशा ही, अगर ये वाला एलिमेंट आया है तो डेफिनेटली इसको आना होगा, राइट। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिर्फ साइन चेंज करने का फर्क पड़ता है, ठीक है ना जी। सो दैट मीन्स ऐसे आते हैं, तो यानी कि हम इसी से करते हैं। अभी तक जब हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस था तो हमने क्या किया था इस केस में, भाई हमारे पास जब अभी ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसकी डायमेंशन की जब हमने बात की थी तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट थे हमारे पास, ये एलिमेंट, ये इतने फ्री वेरिएबल थी, डायमेंशन का मतलब होता है फ्री वेरिएबल्स। सो इतने फ्री थे, इनके पास फ्रीडम थी कि कोई भी आ सकता है या कोई ना आए, दैट्स द थिंग। सो उसके रेस्पेक्टिवली हमने देख लिया था कि यहाँ पर टोटल एलिमेंट तो दोनों के मिला के n स्क्वायर माइनस n थे, लेकिन फ्री वेरिएबल इतने थे यहाँ वाले ऊपर वाले पोर्शन में, और देखा कि प्लस डायगोनल के भी फ्री थे, तो हमने प्लस n भी कर दिया था, और वी वर गेटिंग द वैल्यू n माइनस n प्लस 1 बाई 2, डायमेंशन ऑफ दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें मिल गई थी, ठीक है ना जी। अब कंडीशन इम्पोज की थी तो आपने ऐसा कर लिया था, लेकिन जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थे तो आपने देखा था कि नहीं सर ये तो ऑलरेडी जीरो होते हैं, दीज टर्म्स आर द जीरो, यानी कि A11 A122 दीज ऑल आर इक्वल, A and n is nothing, they are इक्वल टू जीरो। तो सिंपली क्या हो जाता था हमारे पास, ये वाला टर्म ऐड नहीं होता था, जो चॉइस थी n स्क्वायर माइनस n बाई 2, दिस इज इक्वल टू द आंसर ऑफ द n डायमेंशन ऑफ दिस वन, दैट वाज द आंसर, डायमेंशन ऑफ ऐसी मैट्रिसेस की A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, किसी मैट्रिसेस की। सो हमने ये निकाल लिया था। अभी एग्जामिनर किस तरीके का चेंजेस ला सकता है आपके साथ, इसी सेम कंडीशन को दे दे कि भाई ट्रेस जीरो है और A11 भी जीरो है, तो क्या कोई फर्क पड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायमेंशन क्या हो जाएगी जी, वापस हमारे पास डायमेंशन यही हो जाएगी। अगर उसने सिमेट्री मैट्रिक्स का आपसे केस पूछ लिया तो बिल्कुल नहीं घबराना है, तुरंत आपको आंसर करना है यहाँ से। फिगरली अगर वो कहे कि नहीं ये कंडीशन तो है हमारे पास, क्या केस दिया उसने, इसने कहा कि A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, और साथ में कह दिया जी A12 इज इक्वल टू जीरो है मेरे पास, A12 इज इक्वल टू
जीरो है जी। और साथ साथ में हमारे पास क्या है जी जीरो, A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू, सब हमारे पास ANN इज इक्वल टू जीरो है। These all are the zero. So these all are the zero. That means now हम जानते हैं ये तो जीरो होते हैं, इसका तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, पहले भी नहीं फर्क पड़ रहा था, अब भी बिल्कुल डिपेंडेंट है, और ये भी। बट A21 को, यानी कि अब आप ध्यान रखिएगा, n स्क्वायर माइनस एन माई से आप कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चाहे ये इस केस में ले आपसे बात, चाहे ये इसके सिमेट्रिक के केस में बात करें, इस केस में बात करें, और चाहे ये इस केस में बात करें, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये आपने यहाँ से केस बनाया हुआ है इस प्लस दिस वन। सो यानी कि A12 को इसने कहा कि ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, A12 इज इक्वल टू जीरो, राइट, दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जैसे एक, यानी कि वन माइनस करना होगा कितने में से, एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट से, यानी कि अगर इसकी बात होगी तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू माइनस वन करेंगे आप यहाँ से, ठीक है। प्लस एन है वो एज इट ही रहेगा, वट एवर इज द आंसर, नो मैटर। इन द सिमिलर फैशन आपके पास कितनी थी डायमेंशन, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, यहाँ से माइनस करेंगे आप वो एलिमेंट। साथ साथ एग्जामिनर ये भी कर सकता है, 812 इज इक्वल टू जीरो दे, उससे हो सकता है कि साथ साथ आपको पूरी रो का सम ही जीरो दे दे। ये हमेशा ऑटोमेटिकली जीरो होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ही जीरो है आपके पास, ठीक है ना। सो दैट मीन्स यहाँ से फर्क पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन को आपको ध्यान रखना है जी। द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वाज ओनली दैट वन, कि डिस्कस दीज थिंग्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। यस, दिस क्वेश्चन इज हेयर ड्यू टू दैट रीजन कि आप अपना फॉर्मूला रिकॉल कर लें। व्हाट इज दैट, द लिमिट ऑफ दिस वन इज, लिमिट इज व्हाट, लिमिट x tends to 0 integration x to 2x e to the power minus t square dt by x, हमें ये दिया हुआ है, मैंने जैसे इसको रीराइट करके लिख लिया है जी, ठीक है। सो जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिला तो मेरा मन होता है कि मैं सबसे पहले लिमिट का यूज करूं, और जब भी हम लिमिट का यूज करते हैं हम देखते हैं क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन गई। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है देन वी हैव टू बी थिंक, सो जैसे x टेंड्स टू 0 आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गेटिंग अ 0 by 0 फॉर्म, इससे इंडिटरमिनेट फॉर्म। सो व्हाई नॉट वी हैव टू यूज द एल हॉपिटल रूल, और जैसे ही मैं एल हॉपिटल रूल का यूज करता हूं तो दैट मींस आई हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज x टेंड्स टू 0 लिमिट पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है मेरे पास, राइट, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी है। सो दैट मींस आई एम गेटिंग व्हाट, d by dx ऑफ किसका, x to 2x e to the power minus t square और dt, और नीचे से क्या हो गया मेरा वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई है जी 1, और स्टिल द लिमिट इज टेंडिंग x टेंड्स टू 0, दिस इज द थिंग, ओके। जो डाउन वैल्यू थी दिस इज बिकम अ 1, दैट्स बिकम 1। सो चलिए, तो सर ये तो ठीक है, हो गया। अब क्या करें, अब हमारे पास सिंपल वे आ गया होगा, देखते ही हमें याद आता है कि लाप्लास लाप्लास रूल को हम यूज कर लें यहाँ पर, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रेशन साइन क्या होता है और क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। सो कभी भी हमें कहा गया है कि डी बाई डी एक्स निकालना है जी, और किसका निकालना है, कोई फंक्शन हमें एफ एक्स दिया हुआ था, अनदर फंक्शन हमें जी एक्स दिया हुआ था, यहाँ भी जैसे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक एफ एक्स आपको और दूसरा जी एक्स, और कोई हमें एक फंक्शन दिया हुआ है के एक्स कॉमा टी, एक्स और टी का ये फंक्शन है हमारे पास, डी टी दो वेरिएबल का, और डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, जो भी हमारे पास है दिस वैल्यू विल बिकम, सिंपली हम डेरिवेटिव की जो बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आप लिमिट लगाते हो बिल्कुल सिंपली वैसे ही करना है आपको, यहाँ पर डेल जी बाई डेल एक्स सबसे पहले इनटू के एक्स कॉमा टी का था लिमिट, सो टी की जगह पर पुट कर देना है आपको अपर लिमिट, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स के एक्स कॉमा जी की जगह आपको वापस, सॉरी टी की जगह आपको रख देना है एफ, एंड देन प्लस लिमिट लगाइएगा एज इट एफ टू जी, द फंक्शन एफ एक्स टू जी एक्स, दैट मीन्स एफ टू जी का मतलब समझ जाइएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, ओके। और k को डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, राइट, दिस इज अ थिंग जो कि आपको करनी है। सो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमने देख लिया है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन है, सो दिस वैल्यू विल बिकम अ लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट रहा हमारे पास, हमने डिफरेंशिएट किया ऊपर वाले पार्ट का, वी आर गेटिंग 2, ओके, इनटू kxt हमारे पास क्या है यहाँ पर, नोटिस कीजिएगा kxt इज नथिंग दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी स्क्वायर, यानी कि x तो उसमें है ही नहीं, और t की जगह हमने पुट किया था g, यानी कि x स्क्वायर यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर, सो दिस इज बिकम
e की पावर माइनस 4x स्क्वायर एंड नाउ देन माइनस व्हाट यू विल डू, उसके बाद आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, दिस इज वैल्यू इज 1, एक्स का एफ का यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन किया, वापस पुट कर दीजिए, द वैल्यूज आर e टू द पावर minus x square plus, now then what happened, this value will become a zero because इसका अगर मैं del के by del x निकालने चलूंगा, because not the function of x, so this will become the zero, so this will become the zero. So what happened, this is nothing, limit भी लगा दीजिए, this will become e to the power 0 minus e to the power 0 which is equal to 2 minus 1 is equal to 1. So डेफिनेटली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल टू 1 है, तो आंसर आ जाता है जी सी। ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन का पर्पस है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो कि लिमिट पे बेस्ड है, तो जरूर आप अपने आप वैल्यू को पुट कीजिए और उसके बाद देखिए कि कोई रूल तो नहीं लग रहा है उसके अंदर, दैट इज द थिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्या दिया गया है, लेट ए बी ए कीप सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 99 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, एक सेकेंड का है जी, अगर आप ये स्टेटमेंट जानते हैं क्या, दो होते हैं हमारे पास, मैं दोनों लिखवा देता हूं, ठीक है ना, द डिटरमिनेंट ऑफ द determinant of skew symmetric matrix, the determinant of skew symmetric matrix of odd order, ठीक है जी, odd order, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास भी 99 ऑड ही 99 नंबर ऑड होता है ना, दिस इज द ऑड, सो ऑड ऑर्डर, the determinant of skew symmetric matrix of odd order is a zero, ठीक है, क्या होती है जी, जीरो, तो आंसर आपका क्या आ गया जिसमें, जीरो टी आ गया है। लेकिन सेकंड रिजल्ट भी लिख लीजिए, क्योंकि माइंड में नेचुरल आएगा, भाई कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, किस किस ऑर्डर की हो सकती है, या तो वो क्योंकि n क्रॉस n की होती है, आइदर इट कैन बी द इवन और कैन बी द ऑड, सो ऑड के केस में तो हमें डिटरमिनेंट पता लग गई, तो सर इवन के केस में क्या होगी, तो ये भी मान लिख लीजिए आप, सो दैट दिस फॉर्मूला विल बी रिकॉल टू यू, द डिटरमिनेंट ऑफ skew symmetric matrix of even order is a perfect square number, perfect स्क्वायर, कोई भी मिलेगा आपको तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा जी, ठीक है ना जी। तो जब अगर मान लिया 100 का दे देता तो आपको देखना होता है यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है ना, तो दोनों ही केस में आप बता सकते हैं जब आपके पास ऑर्डर इवन हो या फिर आपके पास ऑर्डर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बट बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन आई विल चेक इट कि भाई हमारे पास सब कुछ ठीक चला हुआ है या नहीं चला हुआ है, हमारा सॉफ्टवेयर सही तरीके से वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ प्रॉपर्ली, देयर इज नॉट द बिग इशू। सो चलिए इस क्वेश्चन का भी इंटेंशन समझा देता हूँ कि क्यों ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और क्या पर्पस है इस क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले तो ये तीन रिजल्ट याद रखना, क्या रिजल्ट है, द फर्स्ट रिजल्ट इज दैट होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन है, कहीं भी मैपिंग करनी हो तो किन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है, किस तरीके से हम होमोमॉर्फिज्म बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट हमेशा ही आइडेंटिटी ऑफ द डोमेन इज मैपिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द कोडोमेन, ठीक है ना, हमेशा आइडेंटिटी भेज जाएगी। ये अब मैं कह देता हूँ कि अगर मेरे पास होमोमॉर्फिज्म थी 5 आज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम किसी ग्रुप जी से और जी डैश के ऊपर, सो दिस इज द ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी and E dash is the identity of G dash. So you can assume this is the E and that is your E dash. Simply पहली बात आपकी। दूसरी फर्स्ट सेकेंड रिजल्ट हमारा इसमें कहता है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि कोडोमेन में जो भी इमेजेस के ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास एक ही, वो इमेजेस के ऑर्डर जो है डिवाइड करनी चाहिए आपके पास ऑर्डर ऑफ ए के, जो एलिमेंट का ऑर्डर है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस बनी है एफ ए, सो ध्यान रखिएगा एफ ए का ऑर्डर डिवाइड करेगा एलिमेंट के ऑर्डर को। थर्ड बात क्या होती है, देखो इन्हीं तीनों से हम हेल्प से ही सब कुछ बनाते हैं। थर्ड क्या आती है, अगर हमने कहा कि इफ मेरे पास ए कोई एलिमेंट है जो कि एफ ए के पास गया है, तो डेफिनेटली जो इसका ए इनवर्स होगा, देन जो ए इनवर्स होगा वो एफ ए इनवर्स पे ही जाएगा। द मैपिंग विल बी इन दिस मैनर।
ठीक है जी। सो इन चीजों को ध्यान रखते ही हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो कैसे हमें ध्यान रखना है और क्या क्या हमें बनाना है। देखिए ये तो इतना छोटा मैपिंग दिया हुआ है कि हम इसको सारे एलिमेंटों को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि दिस इज द डोमेन, सो Z5, the elements are 0, 1, 2, 3 and 4. In the similar fashion, we are constructing the another one Z5. The elements are 0, 1, 2, 3, 4. Right? तो 0 तो 0 पे ही जाना by the definition, by the rule, और this is a 5 is the mapping जो कि correspondence कर रही है, तो 0 के पास चला गया। उसके बाद आपको क्या सिचुएशन दी गई है जी? सिचुएशन दी गई है कि 5 of 2 is equal to 3. This situation is given to me. अगर 2 3 पर गया है, this is 2 is going to the 3, so definitely 2 का आप नोटिस कीजिए क्या है, देखो ये इधर है, this value is here, इसकी वैल्यू क्या है, f2 is mapping to 3, this is the value, और 2 का इनवर्स और 3 का इनवर्स मुझे देखना है। 2 का इनवर्स मुझे डोमेन में देखना है, 2 का इनवर्स डोमेन में क्या है, 3 है, सो 3 बाय द थर्ड वन कहाँ जाना चाहिए, दिस हैज टू बी गोज टू द 2। ओके, 3 का इनवर्स क्या है, 2 है, और 2 का इनवर्स क्या है, 3 है, तो ऑब्वियसली है 3 2 पे जाएगा, मुझे सोचना भी नहीं है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। बट हमें तो इसके बारे में पूछा ही नहीं है। पूछा होता तो बहुत अच्छी बात थी, हमें कुछ करना ही नहीं था, लेकिन पूछा नहीं है तो हमें क्या पूछा गया है जी, 1 का कहाँ पर जाएगा। ओके जी, चलिए देखो पहली बात तो उसने यही बता दिया है कि आपके पास 1 का इनवर्स क्या है, 1 का इनवर्स है जी इसके अंदर 4, और इधर कोडोमेन की बात करें तो 4 का इनवर्स क्या है, 1। सो ये चीजें तो हमें क्लियर ही हो गई हैं यहाँ से, ठीक है ना। सो 1 4 पे जाएगा तो 4 1 पे ही जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास अब 1 और 4 ही बचे हुए हैं। या तो ये सेल्फ पे चले जाएंगे या फिर एक दूसरे के इस पे जाएंगे, ऑर्डर से भी देख सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। बस चलिए हम चेक करते हैं बाय द रूल की क्या है। होमोमॉर्फिज्म कहा गया है, होमोमॉर्फिज्म कहा है, इसका मतलब f of x plus y is equal to what, under this binary, under modulo addition 5 of x, ठीक है, 5 of y, ठीक है ना जी। दिस इज अ थिंग जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, हमें दी गई है 5 ऑफ 2 की वैल्यू। सो चलिए हम कर लेते हैं 5 2 प्लस अंडर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू सिंपली ये बन गया हमारे पास 5 ऑफ 4, होमोमॉर्फिज्म है तो ये इक्वल हो जाना चाहिए 5 2 प्लस 5 ऑफ 2 के, राइट ना, बिकॉज ऑफ दैट गिवन है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसा इक्वल आना चाहिए। 5 ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है जी, 3, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी जी, अंडर मॉडुलो 5 है जी, है ना। सो दिस इज अ 3, सो अंडर मॉडुलो 5 होने की व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस विल बिकम द 1। तो इसका मतलब 5 ऑफ 4 कहाँ चला गया जी, 5 ऑफ 4, 5 ऑफ 4 इज गोइंग टू बी ऑन द 1, 4 की इमेजेस जा रही है 1 पर जी, तो 1 की इमेजेस कहाँ पर जाएगी जी, 4 पर जाएगी, तो आंसर शुड बी दिस वन बाय द लास्ट प्रॉपर्टी। सो ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करनी है थी, चाहे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो या रिंग होमोमॉर्फिज्म हो। ऐसे ही क्वेश्चन हम रिंग होमोमॉर्फिज्म में भी डेवलप कर सकते हैं, वहां भी हम बना सकते हैं। हमेशा ही ध्यान रखिएगा रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है वो या तो लेस होती है या इक्वल होती है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के, ठीक है ना। सो अपर बाउंड निश्चित है कि इतने ही होंगी या इससे कम होंगी। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, इतनी है इतने से ज्यादा होती हैं, ठीक है ना जी। हाँ, मैं ये थोड़ा सा आपको गलत इन्फॉर्मेशन थी, राइट, इतनी है इतने से ज्यादा होती हैं, तो चलिए ध्यान रखिएगा, और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी इक्वल या उससे ज्यादा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, यस, द लिमिट। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड जस्ट वी हैव टू बी रिकॉल द वन फॉर्मूला। फर्स्ट मैंने अभी क्या बताया था, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन है और हम लिमिट लगाने के लिए जा रहे हैं, लिमिट इन टेंड्स टू इनफाइनाइट हमने यूज किया क्या था, 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। भाई जो भी कुछ हो हमें सबसे पहले एन की वैल्यू को पुट करना होता है, ठीक है ना, माइनस दिया हुआ है, इस माइनस, so that means what happened, this will become 1 to the power infinite, जो कि एक indeterminate form है। indeterminate form है, then what we have to use, we have used some rules। indeterminate को हम जब भी वैल्यूज निकालते हैं ऐसी सिचुएशन में तो हमें कुछ रूल्स यूज करने पड़ते हैं, तो क्या है, आप इस रूल को ध्यान रख सकते हैं। काफी लोगों को याद होगा, काफी लोगों को मालूम होगा, चलिए कुछ जिनको नहीं मालूम है उनके लिए क्या, व्हाट यू हैव टू डू, कोई भी आपको दिया गया है लिमिट x टेंस टू कोई भी वैल्यू दी गई है a, राइट, a एनी वैल्यू, और हमें कहा गया है 1 प्लस एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है मे बी ऑफ n और मे बी ऑफ x, क्योंकि मैं x की लिमिट ले रहा हूं तो मैं x के लिए ही यूज किया, और पावर में दिया गया है gx
एंड एक्सटेंड्स टू ए पे इसकी फॉर्म आ रही है आपके पास 1 to the infinite. देन इफ आपके पास ये सिचुएशन है, देन इसकी जो वैल्यू होगी, देन आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx की पावर gx is equal to what? The e to the power a limit x tends to a fx into gxt. बस यही ध्यान रखना है जी, सब में यही आपके पास आंसर आता है. सो आपके केस में आप यहाँ क्या देखिएगा, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, हेयर आपकी वैल्यू दी गई है, fx की वैल्यू क्या है जी, -1/n², और gx की जो वैल्यू है मैं इसको n भी कह सकता हूँ, मच बेटर, दैट मीन्स इट विल बी क्लियर टू. और gn की वैल्यू क्या दी गई है जी, n दी गई है. सो दैट मीन्स लिमिट n tends to infinite 1 minus 1 by n square की power n is equal to e to the power limit n tending to infinite, हमें क्या करना होगा, -1 by n square into n. So that is cancelled with this one. What we are getting? We are getting limit, a limit n tends to infinite -1 by n. Right? This is nothing, e to the power 0, which is equal to 1. So the correct answer is the A, which is equal to 1. आई होप यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. लिमिट के केस में बहुत जगह हमें हेल्प करता है ये क्वेश्चंस को टिकल करने में. ठीक है ना जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंसिडर द क्वोशिएंट ग्रुप. हमें दिया गया है जी Q बाई जेड. आप सभी जानते हैं जब भी क्वोशिएंट ग्रुप बनता है हमारे पास, जो जेड होता है यही इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ऑफ आइडेंटिटी ग्रुप ऑफ ए रेशनल नंबर. द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, इसका हमने एक एलिमेंट ले लिया है. एलिमेंट कैसा ले लिया गया है जी, 2/3 प्लस जेड. सभी जानते हैं भाई क्वोशिएंट ही, ये सब क्वोशिएंट ही तो है. ठीक है, अब हमें ऑर्डर अगर निकालना है, व्हाट वी हैव टू डू, इसे हमें इतनी बार जोड़ना है कि हमें जेड के इक्वल मिल जाए. ठीक है, यानी कि n इनटू दिस वैल्यू इज इक्वल टू आपके पास आना चाहिए जेड, बिकॉज दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है ना, दैट्स द रीजन. सो अगर आप, मैं नोटिस करूं 2/3 प्लस जेड प्लस, मैं एक बार और इसको ऐड कर लूं, then what happen, 2/3 plus z, what will become, this will become simply 2/3 यानी कि 4/3 plus z. 2z is nothing, that is equal to a z integer. So due to the quotient, ध्यान रखिएगा, अब ये तो हमारा नहीं बना है z के इक्वल, so another we have to be add 2/3 plus z. किसमें हमने ऐड कर दिया, इसमें 4/3 प्लस जेड, यानी कि इसको मैंने 3 टाइम ऐड कर लिया. व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग 6/3 प्लस जेड विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस जेड विच इज इक्वल टू जेड. यही तो चाहिए था. इसका मतलब कितना आ गया इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर आ गया जी 3. दिस implies that order of 2/3 plus z is nothing, that is equal to 3. ओके, 3 इज द करेक्ट आंसर. सो तो क्या पर्पस ये है, नहीं, इस क्वेश्चन का पर्पस इस क्वेश्चन को सिखाना नहीं है. इस क्वेश्चन के बिहाइंड लॉजिक क्या है आप ध्यान रखिएगा. आपको क्या लेके आना है, जब भी कोई ऐसा p/q भी होता है ना जी, मैं लिखता हूं उसको नथिंग, दैट वाज अ p/q ऑफ दिस फॉर्म, p/q, p/q प्लस z आपको दिया गया है. ठीक है, आप जानते हैं दिस इज अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर कैसा होता है कि p/q बिलोंग्स इन q, दैट मीन्स P और Q का GCD 1 होता है जी, और दोनों के दोनों PQ आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं. राइट, दैट इज अ थिंग. सो जब मैंने देखा कि इनका दोनों का GCD 1 है, मुझे क्या करना है, मैं इतनी बार ऐड करूंगा कि जो मेरा नंबर है एडिशन के बाद इसका मल्टीपल हो. दैट इज अ थिंग. सो देखो आपने 3 बार ऐड किया ना, दैट मीन्स 3. तो एनी हो ऐसे एलिमेंट का जो ऑर्डर आता है ना p/q प्लस z, इसका ऑर्डर जो आता है जी वो q आता है. दिस इज द q. सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, इसके बाद अगर अभी इन फ्यूचर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम केयरफुली रहे. और हमसे किस में से पूछा गया है, Q/Z से पूछा गया, एट रैंडम नहीं लगाना है, देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन ग्रुप है मेरे पास. ठीक है ना जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी. यस, let T is a mapping from R3 to R3 be a linear transformation and I be the identity matrix. If there is a scalar C and a non-zero vector x belongs in R3 such that Tx is equal to Cx, then rank of T minus Ci is. क्या इंफॉर्मेशन दी गई है जी,
हमें कहा गया है टी एक मैपिंग है R3 से R3 के ऊपर, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, वेरी गुड। देखो इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर के जो आपको दी गई है ना, इफ देयर इज a scalar c and a non-zero vector x belongs to R such that t is equal to this, then rank of this, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन है। ये जो दिया हुआ है इनवर्टेड कॉमा में जो मैंने लिख दिया अभी, इसको सोचिए क्या है। द डेफिनेशन ऑफ द आइगन वैल्यू, क्या कहती है आइगन वैल्यू की डेफिनेशन? द स्केलर lambda is said to be eigenvalue of A, है ना। आपके पास ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, IB आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। The scalar lambda is said to be the eigenvalue of matrix n cross n matrix A if it satisfies to the equation ax is equal to a lambda x where x is not equal to 0, ठीक है ना। तब हम बोलते हैं कि भाई लैम्डा जो है हमारे पास वो आइगन वैल्यू है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं इसी बात के ऊपर कि लैम्डा पहले आया कि स्केलर पहले आया कि इक्वेशन पहले आई कि मैट्रिक्स पहले आई, बहुत सारी बातें, खैर उनका पर्पस नहीं है हमारा। सो नोटिस हियर इफ देयर इज अ स्केलर यानी कि लैम्डा एंड ए नॉन जीरो वेक्टर यानी कि x जो आपके पास था नॉन जीरो वेक्टर सच दैट tx इज इक्वल टू लैम्डा x यानी कि x इज इक्वल टू लैम्डा x। कैसे निकालते हो उसको? आप करते हो सिंपली a माइनस लैम्डा आई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट कहते हो दैट इज इक्वल टू 0। इसी को तो सॉल्व करते हो टू फाइंड आउट द डिटरमाइन द लैम्डास, राइट। सो अगर ये डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई a माइनस t माइनस ci दिस इज इक्वल टू 0, अब आपके पास कितनी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स वाज ऑफ 3 क्रॉस 3, ठीक है ना, यानी कि जो t था वो 3 क्रॉस 3 था। सो व्हाट हैपन आपके पास अब डिटरमिनेंट 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक वेक्टर रिड्यूस हो गया उसका, राइट। इसका मतलब रैंक क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है ना। सो a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 दैट मींस रैंक हैव बीन रिड्यूस। सो इसका मतलब क्या हो गया, रैंक अब 3 नहीं हो सकती है जी, implies that cannot be the 3, rank of t minus s cannot be 3, तो there is the answer। सो हमें सिंपली यहाँ पर देखना था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। ओके, द क्वेश्चन इज इजी, बट बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन आई विल चेक इट कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, एवरीथिंग इज वर्किंग, yes, I think everything is working there, no problem, right। So let us see, हमें एक सीरीज दी गई है P a convergent series, then an is a convergent। बिल्कुल इसको बिल्कुल नोटिस कर लीजिएगा। आपके पास क्या नोटिस करना है सर? नोटिस करना है ये पॉइंट आपको, अगर आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है n is equal to 1 to infinite, सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। मान लीजिए let P कन्वर्जेंट, देन जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस होगी इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, is also convergent। So by this statement we know that an is a convergent, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती हैं डेफिनेटली हम ये बात जानते हैं, a sequence which is bonded and have a unique limit point is a convergent। जो कन्वर्जेंट है डेफिनेटली वो बॉन्डेड भी है, तो आंसर सी भी करेक्ट हो जाता है, an is also bonded। और बी और आपके पास डी रिस्पेक्टिवली इन दोनों के अपोजिट पड़े हुए, ए एन में नॉट बी, में नॉट का क्या मतलब है, कन्वर्जेंट है तो है। और डी को कहें ए एन इज ए कन्वर्जेंट बट नॉट बॉन्डेड, ये गलत बात है, कन्वर्जेंट है तो पक्का बॉन्डेड है, सीक्वेंस की बात कर रहा है जी, ठीक है जी। इन जनरल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा है, या तो वो सीक्वेंस देता है सीरीज के बिहेवियर के बारे में पूछता है, और या फिर सीरीज दे करके सीक्वेंस के बिहेवियर के बारे में पूछता है जी। तो चलिए अब क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, रिकॉल देयर योर थिंग्स जस्ट बेटा, ठीक है। देखो हम जानते हैं लेट पीजेड क्यूबी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल दैट पीजेड क्यूजेड इज एनालिटिक। हमें इस वर्ड को ध्यान रखना है, इसने कहा कि एनालिटिक। अब जब भी कभी हमारे पास पार यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाता है, तो हमें एक चीज का तो ध्यान रखना होता है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, हम कोशिश करते हैं कि हम जो आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालें, और डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, हम निकालने की कोशिश डी एफ बाई डी जेड
और अगर हम निकालें दैट हैज टू बी आइडेंटिकली जीरो। ओके, अगर हमें आइडेंटिकली जीरो होना करना है इसको, मान लिया मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई फंक्शन है g इज इक्वल टू मेरे पास p और q बार है, राइट। और मैं कहता हूं कि भाई मुझे dg बाई dz बार करना है, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ z, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ z, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ z, ठीक है। सो dz बार करना है। सो मुझे इसको तो कुछ नहीं, दिस विल बिहेव एज ए कांस्टेंट, बट यू अगर आपको इसको करना है, रिमूव करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, दैट मींस दैट हैज प्लस मस्ट बी अ कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होगा तो दिस विल बी गिव आपको वैल्यू। चलिए आप करते हैं कोशिश कैसे। हमने कहा कि ठीक है सर, p इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया, हमने कहा कि z ले लिया, और हमने q क्या ले लिया जी, q इज इक्वल टू हमने कोई वैल्यू ले ली c, है ना। सो pz इज कांस्टेंट। क्या कोई फर्क पड़ेगा, इसको आप नोटिस कीजिए। क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, ये gz will be what will be the gz, that means g of z is nothing, that will be your z into c bar, that is nothing zc only, कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है ना। सो रियल कांस्टेंट ले लो आप, मैंने कोई भी वन ले लिया। सो सिंपली क्या बन गया, gz इज इक्वल टू zg, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, जबकि हमारे पास p तो कांस्टेंट नहीं था ना। सो दैट मींस p इज कांस्टेंट की बात गलत हो गई जी, नॉन कांस्टेंट होते हुए भी हमारे पास फंक्शन एनालिटिक आ गया। इसने कहा कि pz qz इज ए कांस्टेंट, दोनों को कांस्टेंट तो नहीं रखा हमने, एक ही को रखा था, तो ये बात भी गलत हो गई। qz is a constant, yes मैंने qz constant रखा था जी, ये true हो गई, this is also the wrong thing, so that means correspondingly आपको सारे आंसर मिल जाते हैं जी। वैसे इसका क्लू है यहाँ पे छिटा हुआ जी, that has to be identically g4, ठीक है ना। तो जैसे ही आप करोगे इसको, that means you have to be remove this del q by del z बार करोगे तो क्या जो आंसर जाएगी, this will become the zero only in this case, ठीक है ना जी। so del q बार करोगे आप इसको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। ओके, नाइस क्वेश्चन। क्या दिया गया है जी, एफ इज अ फंक्शन, कहाँ से दिया गया है जी, सेट ऑफ रियल नंबर से। सेट ऑफ रियल नंबर पे जब भी फंक्शन दे तो डोमेन और कोडोमेन को जरूर देखें। किस तरीके से दिया गया है कि एफ ऑफ जीरो पे तो वैल्यू जीरो है जी, और कह दिया गया है कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू है एंड एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है सेट लाई बिटवीन लेस और इक्वल टू 5 है जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन for all x. This is a very important quantifier, इसको ध्यान रखिएगा। We can conclude that f of 1 की वैल्यू को आपसे पूछ रहा है कि what will be the f of the value of the 1। चलिए ढूंढ लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल सा तरीका तो ये देख लीजिए जी, आप क्या कर सकते हो, आप जानते हो, क्या जानते हो आप, मॉडुलस प्रॉपर्टी। इसमें डेरिवेटिव और मॉडुलस दोनों फंक्शन दिए गए हैं आपको। आप जानते हो कोई भी फंक्शन है उसका अगर मैं मॉडुलस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, so that has become what, x lie between 5 and -5 right now। so now then use this one। हमें कहा गया है f dash x का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 5 मींस f dash x lie between 5 and -5, right। so integrate this one, that means what happened, -5x lie between fx and less or equal to 5x। ओके, यानी कि एफ एक्स किस में बीच लाई करता है, एफ एक्स लाई करता है 5 और -5, यानी कि एफ ऑफ 1 कहाँ लाई करेगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, put x is equal to 1, this will become f of 1 less or equal to 5 and greater than equal to -5। so obviously f of 1 lie between किस में होगा जी, क्लोज इंटरवल -5 to 5, that is the answer, ठीक है। और भी अनदर वे है हमारे पास। क्या होता है जी अनदर वे, आप इसकी डिफिनीशन लगा दीजिए। क्या डिफिनीशन कहती है, हमें एफ ऑफ जीरो की, देखो हमने एफ ऑफ जीरो का यूज नहीं किया है अभी तक भी, ठीक है ना। सो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। एक तो सिंपल तरीका पता लग गया आपको, ठीक है, बट इसमें आपने हमेशा ये ट्रू नहीं होगा जी, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट चेंज कर सकता है एग्जामिनर आपके साथ। ओके, इसकी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को करना भी है हमें, तो क्या हम और भी अनदर वे और क्या डेफिनेशन और क्या वे हो सकता है, चलिए उस पर भी फोकस कर लेते हैं। सो लेट अस सी, हमें क्या कहा गया है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कहा गया है, व्हाट इज द डेफिनेशन, हम कहते हैं जी
x टेंस टू 0 यानी कि x टेंस टू 0 ले लिया जी हमने, और हम क्या बोलेंगे एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन सिंपली x माइनस 0 ही कहेंगे तो x ही कहेंगे इसको, अपॉन दिस लेस और इक्वल टू 5, बिकॉज क्या था हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू या एफ डैश एक्स 0 पे वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0। मैंने लिमिट बस बाहर रख ली और कुछ भी नहीं है जी, है ना। So that means just I am going to multiply this term here. So what happened, that is a of x minus f0 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 5x, और लिमिट एज इट पड़ी हुई है, लिमिट x टेंस टू 0, so this will become a limit x tends to 0, f of 0 की वैल्यू 0 है, so there is no meaning, simply mod x less or equal to 5 of x, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं जी, ठीक है ना। सो अभी ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे बिहेवियर चेक करना है इसका 1 पर, सो आई हैव टू बी जस्ट लीव दिस वैल्यू, बिकॉज मैं क्यों लीव करना चाहता हूँ इस वैल्यू को, क्योंकि ये मुझे अभी तक क्या है पॉइंट पे वैल्यू को दे रही थी और मुझे चेक करना है किस पे, चेंज करना है। सो पॉइंट वाली प्रॉपर्टी को जर्नल लाने के लिए सिंपली वी विल स्किप दिस वन, और सिंपली ये बन जाएगा जी हमारे पास एफ एक्स का मॉडुलस, सिंपली बल्कि मैं कहूंगा अभी यहीं पर रखिए इसको, ठीक है ना, इधर लेके जाइए दिस वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को आप कहोगे कि बिकॉज आई एम गोइंग टू चेंज दिस विल बिकम दिस लेस और इक्वल टू 5, नाउ चेंज इट एफ एक्स का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 5x, नाउ यूज द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस, यू विल गेट कि आपके पास एफ एक्स किसके बीच में लाई कर गया 5 ऑफ एक्स एंड ग्रेटर इक्वल टू माइनस 5 ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ 1 लाई कर गया जी आपके बीच में 5 और माइनस 5 के। क्या फायदा हुआ इसका, इसका फायदा देखो बेटा, कभी कभी एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू को आपको 0 दे, इसकी वैल्यू 1 भी दे सकता है, सो यू कैन नोटिस देयर यहाँ पर -1 हो जाएगा, उसी के रिस्पेक्टिवली आपके पास चेंजेस आएंगे। सो दैट मीन्स अगर ये वैल्यू आपको 0 दी गई है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था डायरेक्टली, और ये लिमिट आप हमेशा स्किप कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है ना। बिकॉज आप अब डिफरेंट वैल्यू पे, अभी तो x टेंस टू 0 पे चेक कर रहे थे, नाउ यू आर चेकिंग द बिहेवियर x टेंडिंग टू 1 पे, ओके ना, दैट्स अ थिंग। सो चलिए दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों ही कंसेप्ट मैंने डील किया, इफ यू आर इन द हरी जल्दी उससे कर सकते हैं, और प्रोसेस ये था आपके पास। सो आप थे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर और देख रहे थे वीडियो, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए सभी अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल वाईफाई स्टडी CSI नेट को। आप सभी लोग स्पेशल क्लासेस पे भी मैं आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप स्पेशल क्लासेस 9:30 PM पर देख सकते हैं, और मच बेटर कि आप फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जी, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।